जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाइड्रोपोनिक फॉडर पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लोग इस पे काम करना चाहते हैं और हमारी आवाम को शायद ये लगता है कि इससे एग्रीकल्चर में हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, बेहतरी भी ला सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करेंगे। हाइड्रोपोनिक फॉडर क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा जो है हो सकता है, क्या वाकई हमें हाइड्रोपोनिक फॉडर की ज़रूरत है या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। मेरा अपना चूँकि इस पे ज़्यादा काम नहीं है तो ये एक रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर की टोटल फाइंडिंग्स जो है मैंने लिख ली हैं, अब आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ। ये जो हाइड्रोपोनिक का लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें हाइड्रो का मतलब है पानी और पोनोस का मतलब है लेबर। तो इसको हम कहते हैं वाटर वर्किंग। हाइड्रोपोनिक फॉडर होता क्या है? आप बीज को लेते हैं, बीज को टैप वाटर प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल एक इन माहौल उसको प्रोवाइड करते हैं जिसमें टेम्परेचर भी आपका कंट्रोल्ड होता है, आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होती है, आप उसको एक ख़ास मिकदार में लाइट भी दे रहे होते हैं। लेकिन मिट्टी की एब्सेंस में, मिट्टी की गैर मौजूदगी में आप सीड से जो है वो चारा उगाते हैं। इसको आम ज़ुबान में हम या इसको हाइड्रोपोनिक फॉडर जो हम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ इसको लोग अलकाबाज से इसको जानते हैं। इसको फ्रेश फॉडर बिस्किट्स भी कहा जाता है, इसको स्प्राउटेड फॉडर भी कहा जाता है, स्प्राउटेड ग्रेन्स भी कहा जाता है, अल्फा कल्चर भी इसको कहा जाता है। सिंपल है कि आपने बीज ले लिया है, मिट्टी नहीं होगी, उस बीज को सिंपल आप पानी देंगे, रैक्स में लगाएंगे, उससे जो है वो चारा उगेगा और वो चारा आप अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये इस्तेमाल किया कहाँ पे जाता है, इसका इस्तेमाल है क्या? ये ऐसे जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मौसम की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म का मौसम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है मिसाल के तौर पे, या कोई सहराई इलाका है या चट्टानों वाला इलाका है। आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ माउंटेन्स हैं, चट्टानें हैं, रॉकी एरियाज़ हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आबपाशी के लिए मुकम्मल इंतज़ामात जो है वो मौजूद नहीं हैं, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम है या ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो नहीं है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ। फैसलाबाद में जहाँ पे इस वक्त 1 एकड़ की जो जगह है, अगर आप झंग रोड के स्टार्ट में ही चले जाएँ तो एकड़ जो है वो करोड़ों में चला गया है। तो अब वहाँ पे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि वो जगह जो करोड़ों की है उस पर आप चारा उगा के बैठ जाएँ। तो लोग नहीं चाहते ऐसी जगहों पे जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा है। डेयरी फार्मिंग अमूमी तौर पे उन जगहों पे की जाती है जहाँ पे लैंड कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ज़्यादा महंगी जगहों पे डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लोग लाते हैं, लेकिन लाइफ स्टॉक जो है उसको फिर इस तरफ नहीं लेके आते। तो ये कुछ चीज़ें थी। हार्श क्लाइमेट, सहराई इलाकों में जहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी पुअर है, या शहरी इलाकों में जहाँ पे ज़मीन की कॉस्ट ज़्यादा है, या पानी की कमी वाले इलाकों में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे आबपाशी का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद नहीं है, चट्टानों वाले इलाके में, या फिर जहाँ पे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर जो है इसका आपको फ़ायदा होता है। अब इसमें मकई, बारले, जवा, एल्फा, लूसन जिसे हम कहते हैं, चरी, इस तमाम को जो है हाइड्रोपोनिक फॉडर इनका जो है उगाए जा चुके हैं। इस सिस्टम के तहत इनकी कल्टीवेशन की गई है। अब इसमें 2 तरह के निज़ाम है, एक है हाई कॉस्ट हाई टेक, मतलब बड़ा पप्पू शप्पू जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट में क्या होता है, हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, आपका टेम्परेचर, आपका पानी, आपकी रोशनी जितनी भी आपके शेड के अंदर आ रही है, या जो आपकी ह्यूमिडिटी है, नमी का जो लेवल है, सारा कंट्रोल्ड होता है। और यहाँ पे जो वाटर है, जो पानी है, वो रिसाइकिल भी किया जाता है। अब एक प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप सीड लेते हैं, साफ़ सुथरा A1 सीड लेते हैं जिसको किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं दी गई। इसको आप ब्लीच में और सोडियम ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में 30 से 60 मिनट के लिए आप इसको जो है उसमें डुबो देते हैं। फिर आप इसको जो आम टैप वाटर है, टूटी का जो पानी है, उससे वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको आप पानी में दोबारा रखते हैं, कभी 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे भी हो सकता है। मुनहसर है कि जो सीड है, जो बीज है, उसके ऊपर जो कवर है, उसकी जो कोटिंग है वो कितनी सख्त है। उसके बाद जो टेम्परेचर है ज़्यादातर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है जी। इसके बाद प्लास्टिक की या मेटल की जो ट्रेज़ होती हैं उस पे इस सीड को जो है वो फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो सीड रेट है 1 मीटर स्क्वायर में 4 से 6 किलोग्राम, 1 स्क्वायर मीटर में 4 से
6 किलोग्राम बीज फेंका जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ बारले की, गंदम की, चरी की। मकई के अंदर जो है 6 से 7 किलोग्राम जो है 1 स्क्वायर मीटर के अंदर जो है ये बीज फेंका जाता है। अच्छा, इसके बाद इस ट्रे को जो है रैक्स बने होते हैं, उन रैक्स के अंदर लगा दिया जाता है और वहाँ पे फिर इनको बाकायदा जो है इनको पानी जो है वो, इसको इरिगेशन कहते हैं, वो इनको सप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये पानी भी बाज़ औक़ात हो सकता है, कुछ लोग पानी की जगह पे कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर बड़ी तवानाई होती है, जिसको हम कहते हैं एनरिच्ड न्यूट्रिएंट एनरिच्ड सॉल्यूशंस, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तो जी हमारा हाई कॉस्ट। और इसी तरह एक है लो कॉस्ट, जिसके लिए आपको सायादार जगह चाहिए। जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे किया जा सकता है, गैराज में कर लें, स्टोर में कर लें, बेसमेंट में कर लें, आप किसी जगह पे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि वहाँ पर आपने लाइट को कंट्रोल करना है या वहाँ पे आपने इसको टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है। इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जी खरागपुर, उन्होंने एक बनाया था ये जो हाइड्रोपोनिक लो कॉस्ट सिस्टम बनाया था। उसमें 2 तरफ दीवारें थीं और 2 तरफ जो था, जो 2 साइडें थीं वो शीशे की बनी हुई थी और अंदर उन्होंने जो रैक्स बनाए थे वो बांस की मदद से बनाए थे। तो वो बाद में एक इदारा है इंडिया का, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया था जो 40 किलोग्राम चारा एक दिन में पैदा करता था। बाद में इस सिस्टम को इंडिया में एक फार्मर ने 48,000 का ख़रीद लिया था। 24 घंटे के अंदर अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाते हैं और 7 से 8 दिन में इसको काट लिया जाता है और 7 से 8 दिन पे जो इसकी हाइट होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट जो है वो होता है। तो 1 फुट के राउंड अबाउट 7 से 8 दिन में इसको काट लिया जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि पानी बहुत बचता है भाई। मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ पे वाटर शॉर्टेज के एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको आप अमल में ला सकते हैं। तो वाटर शॉर्टेज ये जो है वहाँ पर, क्योंकि वाटर कम इस्तेमाल होता है और पानी रिसाइकल भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 1.5 से 2 लीटर पानी जो है 1 किलोग्राम चारा पैदा करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ फील्ड में जब हम फसल लगाते हैं तो बारले में 73 किलो, लूसन के लिए 85 किलो और रोड ग्लास के लिए 160 लीटर पानी हमारा आम रूटीन में इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.5 से 2 लीटर इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस हमें कम चाहिए। 600 से 1000 किलोग्राम मकई जो है ये 45 से 50 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वहाँ से आप पैदा कर सकते हैं और 1 स्क्वायर मीटर जो है वो 2 गायों के लिए आपका चारा पैदा कर सकता है। आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, इसलिए आपको पेस्टिसाइड या दवाइयाँ जो अमूमी तौर पे हम लगाते हैं उसका इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ता है। 25% जो फॉडर है 25% उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक तो सीड रेट भी ज़्यादा है, दूसरा आप इसको 1 फुट पे काट भी रहे हैं और डायरेक्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को मिल रहे होते हैं। अच्छा, फॉडर की क्वालिटी कैसी होगी? यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च पेपर हैं, क्राउड प्रोटीन, NDF, ADF और कैल्शियम। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं इनकी मिकदार बढ़ जाती है और NFC जिसको हम नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर ये थोड़े से कम हो जाते हैं। ये रिसर्च की फाइंडिंग्स दे रहा हूँ। और मिल्क यील्ड पे इसका जो इफेक्ट है, डिफरेंट रिसर्च पेपर में कुछ कहते हैं बढ़ जाती है, कुछ कहते हैं बिल्कुल बराबर रहती है। वेट गेन कुछ पेपर्स में आया है, कुछ पेपर्स के अंदर, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर वेट गेन जो है डेली का नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है कि एडवर्स इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कंसेप्शन बेहतर हुई, हर्ड हेल्थ बेहतर हुई और आपके हर्ड की जो एवरेज लाइफ है वो भी बेहतर हुई। अब डिसएडवांटेजेस जो हैं इसके क्या हैं? सबसे बड़ा कि ड्राई मैटर लॉस इसमें ज़्यादा है जी। नंबर 2, ये महंगा है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है जी। ये कॉस्टली है, 3 से 4 गुना इस पर ख़र्चा ज़्यादा है। इस पर जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 3.7% महंगी बनती है। आपकी क्राउड प्रोटीन 2.2 टाइम्स महंगी है और FCR जो है वो 2.5 टाइम्स आपको महंगी पड़ती है। तो किस्सा मुख्तसर रिसर्च पेपर ये कहता है कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जाता। ये बेसिकली उन इलाकों के लिए है, उन जगहों के लिए है जहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहाँ के लिए है, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, जहाँ पे लैंड शॉर्टेज है, जहाँ पे आपाशी के प्रॉपर इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, जहाँ पे फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है, या जहाँ पे जो मौसमी शिद्दत है बहुत ज़्यादा है और फॉडर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये टोटल था जी हाइड्रोपोनिक सिस्टम के हवाले से। और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि क्या हाइड्रोपोनिक फॉडर जो है
ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।